We are on revision of unit number 1, C language. Okay. So we will see difficult and important topics only. Now, definition of algorithm. As you know, it is step-by-step representation to solve the given problem. It is called algorithm. Most important thing is algorithm always written in non-programming language like English. अल्गोरिदम कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, अल्गोरिदम लिखा जाता है नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अल्गोरिदम. कोई भी अल्गोरिदम को तब अच्छा माना जाता है जब वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाइड करता. नंबर 1, इनपुट. अल्गोरिदम में इनपुट कितने होने चाहिए? तो मिनिमम टू मिनिमम 0 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिर कितने भी चलेंगे, विच इज वी कॉल्ड मोर. सो मिनिमम 0 इनपुट, मैक्सिमम कितने भी. आउटपुट के मामले में थोड़ा अलग है. आउटपुट कम से कम 1 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे. सो इनपुट 0 और मोर, बट आउटपुट 1 और मोर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइनाइटनेस. फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड. सो अल्गोरिदम में नंबर ऑफ स्टेप लिमिटेड होने चाहिए वो, और वो सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप के बाद अल्गोरिदम स्टॉप हो जाना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफाइनाइटनेस. डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है कि हर स्टेप विदाउट एनी कंफ्यूजन लिखी जानी चाहिए, कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और लास्ट है कि अल्गोरिदम शुड बी इफेक्टिव. कोई भी काम करने के अगर 4-5 अल्गोरिदम होंगे तो उसमें से वो आपने चूज करना चाहिए जो तरीका सबसे इफेक्टिव है. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट. द कंसेप्ट इज कॉल्ड अल्गोरिदम. What is the definition? Algorithm is a step-by-step representation to solve the given problem. It is written in non-programming language like English. Characteristics: input रहते हैं 0 और more, output रहते हैं 1 और more. Finiteness का मतलब होता है algorithm should stop after certain number of step. Definiteness का मतलब होता है हर step clear cut चाहिए without any confusion. इफेक्टिवनेस का मतलब चाहिए जो अल्गोरिदम हम चूज करेंगे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इफेक्टिव चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है. जो डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं उसे बोला जाता है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट जैसे कि नाम है ये सजेस्ट करता है कि हाउ द डेटा फ्लो इन द प्रोग्राम. हमारे प्रोग्राम में डेटा किस तरह से फ्लो होता है उसको दर्शाता है फ्लो चार्ट. सो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच शोज द फ्लो ऑफ डेटा. इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सिंबल्स यूज होते हैं. तो पहला सिंबल है इलिप्स, या इसी को बोला जाता है टर्मिनेटर. तो ये सिंबल दिखाता है अपने फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप को. तो स्टार्ट और स्टॉप को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होता है. ठीक है. ये सिंबल से स्टार्ट भी दिखाया जाता है, इसी सिंबल से स्टॉप भी दिखाया जाता है. नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल. इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स. इसमें इक्वल टू साइन जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 या फार्मूला कैलकुलेशन दिखाया जाता है. फिर इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है पैरेललोग्राम. इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है पैरेललोग्राम. ठीक है. फिर कंडीशन दिखाना है इफ एल्स, तो फिर डायमंड या डिसीजन बॉक्स. लूप रिपीटेशन दिखाना है, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, तो लूपिंग बॉक्स. एक पार्ट का किसी दूसरे पार्ट के साथ कनेक्शन दिखाना है तो कनेक्टर. और डिफरेंट पार्ट्स जब एक दूसरे को डायरेक्शन दिखाते हैं कि ये पार्ट से भी ये पार्ट पे जाना है, दैट इज कॉल्ड फ्लो लाइंस. दीज आर द एरोज विच कैन फ्लो इन ऑल 4 डायरेक्शन. तो सेकंड टॉपिक था मेरा फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या है? तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे अल्गोरिदम या हमारे प्रोग्राम का. और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखना है कि ये डेटा फ्लो को दर्शाता है.
फ्लो चार्ट में यूज होने वाले सिंबल्स या उसी को कंपोनेंट्स बोला जाता है। पहला है इलिप्स या टर्मिनेटर, इसके अंदर हम स्टार्ट या स्टॉप लिखते हैं। कैलकुलेशन, फार्मूला, असाइनमेंट, इक्वल टू साइन दिखाना है तो रेक्टेंगल। इनपुट यानी स्कैनएप और आउटपुट यानी प्रिंटएप दिखाना है तो पैरेललोग्राम। कंडीशन दिखाना है इफ की तो डायमंड। उसके बाद में अगर आपको कनेक्शन दिखाना है वन पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ तो कनेक्टर, ये कनेक्शन दर्शाता है एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ। रिपीटेशन दिखाना है तो लूपिंग, सॉरी डिसीजन के लिए डायमंड, डिसीजन के लिए डायमंड, लूपिंग के लिए ये लूपिंग बॉक्स। एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ कनेक्शन दिखाना है तो कनेक्टर। और ये एरोज जो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज अ फ्लो लाइंस। So these many 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symbols are used. Next and third topic of the day is pseudocode. Pseudocode क्या होता है? तो pseudocode हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। जो लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है उसको बोला जाता है हाई लेवल। हाई में का यश ध्यान में रखना फॉर ह्यूमन बीइंग। सो सूडो कोड ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। और ये हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम या अल्गोरिदम है ना, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में दर्शाता है। तो बेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। सूडो कोड लिखा क्यों जाता है? तो ह्यूमन रीडिंग हमारे लिए लिखा जाता है, मशीन के लिए नहीं। सूडो कोड, अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट ह्यूमन बीइंग को समझते हैं, मशीन को नहीं, ध्यान में रखना। ऑल दीज आर द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट, नॉट द मशीन अंडरस्टैंडेबल। और ये हमेशा नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाता है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। सूडो कोड लिखने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स है। पहला रूल, एक लाइन पे एक ही स्टेटमेंट आना चाहिए। जैसे कि आपको रेक्टेंगल की हाइट लेना है तो उसके लिए लाइन अलग, विड्थ लेना है तो लाइन अलग। मतलब आपको दो काम अगर करना है तो आपको दोनों काम अलग अलग इसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप एक लाइन पे नहीं लिख सकते कि रीड हाइट एंड विड्थ। दो काम एक लाइन पे नहीं कर सकते। एक लाइन पे सिर्फ एक स्टेटमेंट आना चाहिए। जैसे हाइट लेना है तो अलग स्टेटमेंट, विड्थ लेना है तो अलग स्टेटमेंट। तो पर लाइन ओनली वन स्टेटमेंट शुड बी देयर। नेक्स्ट, इंडेंट टू शो हायरार्ची। जो पार्ट किसी मेन पार्ट के अंदर है, लाइक ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये जगह आपने छोड़नी चाहिए। ये जो जगह आप छोड़ रहे, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन नीड्स टू बी गिवन। एंड मल्टीलाइन स्ट्रक्चर सच एज इफ विथ एंड इफ। जैसे कि यहाँ इफ खत्म हो रहा है तो मुझे लिखना पड़ता है एंड इफ। यहाँ व्हाइल खत्म हो रहा है तो मुझे लिखना पड़ता है एंड व्हाइल। यानी जो मल्टीलाइन स्ट्रक्चर है वो एंड सिंबल से खत्म करना जरूरी है। सो मल्टीलाइन स्ट्रक्चर टू बी कंप्लीटेड विथ एंड सिंबल। जो भी मल्टीलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे 3-4 लाइन का स्ट्रक्चर है तो एंड इफ, यहाँ 3 लाइन का लूप है तो एंड व्हाइल। ऐसे मल्टीलाइन सिंबल्स टू बी एंड विथ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, end while, end if, like that. Fourth rule, keep statement programming language independent. स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। मुझे इनपुट लेना है तो मैं रीड वर्ड यूज करूंगा या इनपुट वर्ड यूज करूंगा, मैं स्कैनएप यूज नहीं करूंगा। मुझे आउटपुट करना है तो मैं डिस्प्ले या आउटपुट वर्ड यूज करूंगा, मैं प्रिंटएफ यूज नहीं करूंगा। यानी जो वर्ड्स आप यूज करते वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से नहीं आने चाहिए, वो नेचुरल इंग्लिश के वर्ड होने चाहिए। और पांचवा रूल, जो पहले पहले लेटर होते हैं जैसे रीड हो गया, कंप्यूट हो गया, डिस्प्ले हो गया, इफ हो गया, ऑल दो शुड बी कैपिटलाइज। यू शुड कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कि पहले लेटर्स जो होते हैं इनिशियल लेटर वो कैपिटल होने जरूरी है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स। ये जो कोई भी आप फ्लो चार्ट लो, अल्गोरिदम लो या सूडो कोड लो, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला होता है सिक्वेंशियल, दूसरा होता है कंडीशनल,
और तीसरा होता है लूपिंग। तो मैं तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल और लीनियर। तो सबसे पहले लीनियर या सिक्वेंशियल में क्या होता है, कोई भी जो स्टेटमेंट्स है वो लाइन बाय लाइन रन होते हैं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में रन होते, उसमें कोई कंडीशन या कोई लूपिंग पार्ट नहीं रहता। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहला काम है कि हाइट इनपुट ली जाए, दूसरा काम है कि विड्थ इनपुट ली जाए, तीसरा काम है कि एरिया को कंप्यूट किया जाए, चौथा काम है एरिया को डिस्प्ले किया जाए। तो ये 4 लाइन का एक सूडो कोड है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें कंडीशंस यूज नहीं हो रहे और इसमें कुछ भी लूपिंग यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये सिक्वेंशियल। कंडीशनल का एग्जांपल है ग्रेटेस्ट ऑफ, सॉरी, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पहला स्टेप है नंबर का इनपुट लीजिए, नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, नंबर ग्रेटर देन 0 अगर नहीं है तो नंबर इज निगेटिव, और एंड इफ, ये एक टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल और सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और लास्ट होता है लूपिंग। लूपिंग इज अ रिपीटेशन। ये जो सूडो कोड है ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। आई शुरू हुआ 1 से, उसको इनिशियलाइज बोलते हैं। आई बंद होगा लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलता रहेगा, 11 पे बंद होगा, इसको बोलते हैं लूप में कंडीशन। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगी, फिर 1 से बढ़ने के बाद 2 डिस्प्ले होगी, 1 से बढ़ने के बाद 3 डिस्प्ले होगी, 1 से बढ़ने के बाद 4 डिस्प्ले होगी। ऐसी ये वैल्यू 10 तक बढ़ते रहेगी और डिस्प्ले होते जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग एंड डिस्प्ले अप टू 10, और आखिरी में हम इसको बंद कर देंगे, विच इज कॉल्ड एंड वाइल। तो मेरा आज का थर्ड टॉपिक है सूडो कोड और उसके कन्वेंशंस। तो सूडो कोड हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाता है। सूडो कोड ह्यूमन बीइंग को रीड करने के लिए रहता है, मशीन के लिए नहीं रहता। ये नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। सूडो कोड लिखने के 5 रूल्स है, रूल्स स्ट्रिक्ट है। एक लाइन पे एक ही सेंटेंस आना चाहिए। जैसे हाइट लेना है तो अलग लाइन, विड्थ लेना है तो अलग लाइन, बोथ कैन नॉट बी डू ऑन द सेम लाइन। इंडेंट टू शो हायरार्ची, जो पार्ट अंदर है वो दिखाने के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। जो जगह आप छोड़ते हो थोड़ा और दूसरी लाइन अंदर लिखते हो, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। जो मल्टी लाइन स्टेटमेंट होते हैं जैसे इफ या व्हाइल, उसको एंड वर्ड से खत्म करना चाहिए। इफ खत्म हुआ एंड इफ, व्हाइल खत्म हुआ एंड व्हाइल, लाइक दैट। उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट चाहिए। आपको रीड लिखना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा, आप स्कैनएप नहीं लिख सकते, क्योंकि स्कैनएप लिखा तो वो सी लैंग्वेज से मिलता जुलता हो जाता फिर। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सेंटेंसेस यूज मत करिए, इंग्लिश में से यूज करिए वर्ड्स। और जो ये पहले पहले लेटर होते हैं मेन वाले, वो सब कैपिटल होना चाहिए। इसमें 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे कि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है, यह है सिक्वेंशियल या लीनियर। मुझे पॉजिटिव या निगेटिव देखना है, जहां कंडीशंस यूज होते हैं ये वाले, तो ये हो गया कंडीशनल। और जहां पर्टिकुलर स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना है, जैसे मुझे ये 2 लाइन 10 बार रिपीट करना है ताकि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाए, तो ये है लूपिंग। अब हम एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला है सीक्वेंशियल या लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल। जैसे कि मैंने बोला, एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, सूडो कोड, इसमें 3 टाइप होते हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल, लूपिंग। सो वी आर ऑन द सीक्वेंशियल और लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइप नंबर 1। बहुत आसान है। एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट। बाद में आप 2 नंबर्स को इनपुट लीजिए, n1 एंड n2, दोनों की सम करिए, डिस्प्ले करिए, स्टॉप कर दीजिए। ये हो गया एल्गोरिदम। फ्लोचार्ट में अगर आप देखना चाहे तो स्टार्ट के लिए इलिप्स, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, फार्मूला के लिए रेक्टेंगल, आउटपुट के लिए फिर से पैरेललोग्राम, और स्टॉप के लिए कैप्सूल। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
पहली स्टेप आती है स्टार्ट, फिर हमने लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट लिया है, ये दूसरी स्टेप है। एरिया कैलकुलेट किया, ये तीसरी स्टेप है। एरिया को डिस्प्ले किया, ये चौथी स्टेप है। और पांचवी स्टेप में हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। अगर फ्लोचार्ट में देखें तो स्टार्ट और स्टॉप इलिप्स में जो लेंथ और ब्रेड्थ का इनपुट लेना है वो पैरेललोग्राम, फार्मूला के लिए रेक्टेंगल और आउटपुट के लिए फिर से पैरेललोग्राम। चलते हैं नंबर 3 में। algorithm and flowchart to calculate area of circle। तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट, दूसरी स्टेप होती है कि आप रेडियस को इनपुट लो, तीसरी स्टेप होती है कि आप एरिया कैलकुलेट करो, पाई इंटू रेडियस। चौथी स्टेप आंसर डिस्प्ले करो, पांचवी स्टेप स्टॉप। फिर से स्टार्ट और स्टॉप के लिए कैप्सूल, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम और कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल। लेफ्ट साइड में एल्गोरिदम है, राइट साइड में फ्लो चार्ट है। अब आते हैं हम स्वैपिंग, इंटरचेंज ऑफ टू नंबर। तो पहली स्टेप आती है स्टार्ट, फिर होता है ए और बी का रीडिंग यानी इनपुट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट तीन स्टेप, 100% एग्जाम में मिलेगा ये। टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प। ना ऑर्डर चेंज कर सकते ना सीक्वेंस चेंज कर सकते, ऐसा ही लिखना पड़ता। टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प। ये तीन स्टेप लिखोगे तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा, सॉरी स्वैप हो जाएगा। फिर आप दोनों को डिस्प्ले करिए और स्टॉप। ठीक है। सो राइट नाउ हमारे पास 15 दिन बचे हैं, 14 दिन बचे इनफैक्ट आपके एग्जाम के लिए। इन 14 डेज में आपके 6 यूनिट रिवाइज करके मिलेंगे। साथ ही साथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में है, वो आपको खुद भी देखना है और टेस्ट भी होंगे। तो आप अगर रेगुलर अटेंड करेंगे तो ये 15 दिन में आपको फुल फ्लेज रिवीजन मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट, दूसरी स्टेप होती है कि आप सेल्सियस को इनपुट लीजिए, तीसरी स्टेप वो सेल्सियस जो इनपुट लिया वो सी की वैल्यू इस फार्मूला में डालिए आप। यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ सी इन द फार्मूला। आंसर कैलकुलेट होगा एफ का, उस एफ को आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है, हो गया आपका काम। और लास्ट स्टेप स्टॉप। तो स्टार्ट करिए, सेल्सियस यानी सी की वैल्यू इनपुट लीजिए, इस फार्मूला में सी की वैल्यू डालिए, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कैलकुलेट होता, स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट उल्टा भी, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। पहली स्टेप स्टार्ट, इधर इलिप्स। दूसरी स्टेप एफ यानी फ़ारेनहाइट इनपुट लीजिए, एफ यानी फ़ारेनहाइट इनपुट लीजिए। दिस इज द स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वो फार्मूला में डालिए। ठीक है, सेल्सियस कैलकुलेट होगा, उसको डिस्प्ले करिए एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो पहले स्टार्ट करिए, फिर फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट लीजिए, फार्मूला में डालिए, आंसर कैलकुलेट होगा सेल्सियस में, उसको डिस्प्ले करिए, स्टॉप करिए। ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे, नो अदर सॉल्यूशन, क्योंकि ये फिजिक्स या साइंस के फार्मूलेज है। ओके। नाउ अब हम चलते हैं कंडीशनल के तरफ। कंडीशनल, इसी को ब्रांचिंग या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहली स्टेप होती है स्टार्ट, फिर हम लेते हैं इनपुट ऑफ नंबर। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 रहा तो पॉजिटिव, नहीं रहा तो निगेटिव, एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है। तो पहली स्टेप स्टार्ट, फिर नंबर का इनपुट इज द दूसरी स्टेप,
नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो निगेटिव। लास्ट स्टेप इज स्टॉप। तो दिस इज कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें ये जो होता है डायमंड सिंबल, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इवन और ऑड। तो पहली स्टेप स्टार्ट, फिर आप n की वैल्यू इनपुट लीजिए। पहली स्टेप स्टॉप, फिर आप n की वैल्यू इनपुट लीजिए। n को मॉड करिए 2 से, n को मॉड करिए 2 से। रिमाइंडर अगर 0 आया चेक करने के लिए इक्वल टू साइन 2 बार, तो इवन नहीं तो ऑड और स्टॉप। सो पहली स्टेप कैप्सूल में लिखनी होती है स्टार्ट, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, रिमाइंडर निकालना है तो मॉड का साइन चाहिए, कंपेयर करना है तो इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए। रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे इवन, नहीं तो हम बोलेंगे ऑड, डिस्प्ले पैरेललोग्राम में। लास्ट स्टेप स्टॉप, ये कंडीशनल बॉक्स है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट ऑफ 3। सो ग्रेटेस्ट ऑफ 2 के तरफ चलते हैं। algorithm and flowchart to decide largest of two numbers। तो चलिए देखते हैं। पहली स्टेप होती है स्टार्ट। ठीक है, पहली स्टेप स्टार्ट। अब हमें n1 और n2 का इनपुट लेना है। दूसरी स्टेप, अगर n1 ग्रेटर देन n2 ट्रू है तो n1 इज लार्जेस्ट, और फॉल्स है तो n2 इज लार्जेस्ट। लास्ट स्टेप इज स्टॉप। नाउ ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। ये बार बार मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल देके समझाया था कि 3 टीम्स है, N1, N2, N3। उसमें से N3 ऑलरेडी फाइनल में है, तो सेमीफाइनल मैच खेलेगा N1 एंड N2। पहली स्टेप स्टार्ट। दूसरी स्टेप, क्रिकेट के तीनों टीमों को इनपुट ले लीजिए, N1, N2, N3। सेमीफाइनल मैच चल रही है N1 और N2 की। ये कंडीशन अगर ट्रू आई तो सेमीफाइनल N1 जीत चुका है, फाइनल होगा N1 और N3 का। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स आई तो N1 सेमीफाइनल हारा है, यानी N2 जीता है, तो फाइनल होगा फिर N2 और N3 का। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो N1 और N3 कंपेयर होंगे, और ये कंडीशन फॉल्स है तो N2 और N3 कंपेयर होंगे, यानी N3 का कंपेयर होना दोनों केसेस में तय है। इट इज ऑलरेडी इन द फाइनल। देयर इज अ मैटर ऑफ N1 एंड N2 इन सेमीफाइनल। ये कंडीशन ट्रू है तो फाइनल मैच N1 N3 की होगी, ये कंडीशन फॉल्स है तो फाइनल मैच N2 N3 की होगी। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू रही तो N1 को हम लार्जेस्ट बोलेंगे, और इधर नहीं रही तो फिर N3। और यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो N2 लार्जेस्ट, फॉल्स अगर हुई तो N3 लार्जेस्ट। तो इस तरह से है ये ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का लॉजिक। ये वाला मेन इफ है, ये उसका एल्स है। ये मेन इफ के अंदर एक और इफ एल्स आया है, और उसके बाद में एक और इफ एल्स आया है। ये अच्छे तरीके से समझने के लिए फ्लो चार्ट का यूज किया जा सकता है। फ्लो चार्ट में ये और अच्छे से समझेगा आपको। ठीक है, जैसे कि पहली स्टेप होती है स्टार्ट, फिर होता है इनपुट N1, N2 और N3। तीन वैल्यू हमने इनपुट ले लिए हैं। नाउ हमने यहाँ यूज किया है कंडीशनल बॉक्स। सेमीफाइनल मैच चल रही है N1 और N2 की। ये कंडीशन अगर ट्रू आई तो N1 सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच होगी N1 और N3 की। और ये अगर कंडीशन फॉल्स आई है तो इसका मतलब सेमीफाइनल मैच N2 जीता है, तो फाइनल विल बी बिटवीन N2 एंड N3। ये कंडीशन ट्रू आई तो N1 और N3 की फाइनल, ये कंडीशन फॉल्स आई तो N2 और N3 की फाइनल। अब दोनों में से एक ही फाइनल होगा। ये फाइनल अगर होती है, कंडीशन ट्रू है तो N1 इज लार्जेस्ट, फॉल्स है तो N3 इज लार्जेस्ट। या फिर अगर फाइनल मैच ये वाली होगी, कंडीशन ट्रू रही तो N2 इज लार्जेस्ट, नहीं तो N3 इज लार्जेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा टाइप खत्म होता है, विच इज कॉल्ड कंडीशनल ब्रांचिंग या सिलेक्शन। तीसरा टाइप, जो बाकी दो टाइप से थोड़ा डिफिकल्ट है,
वो है लूपिंग, इटरेशन, या इसी को रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख रहे 1 to 5 का प्रिंटिंग। तो पहले आप फ्लो चार्ट से देखिए, बाद में एल्गोरिथम से देखिए, क्योंकि फ्लो चार्ट समझना आसान है। पहली स्टेप आएगी स्टार्ट। दूसरी स्टेप रेक्टेंगल में लिखना पड़ेगा i इक्वल टू 1। फिर i की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 5 होंगी तो हम i को डिस्प्ले कर देंगे। ओके, और हर बार i की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे। इसी का मतलब क्या हुआ कि प्रिंटिंग शुरू होगा 1 से। सबसे पहले i की वैल्यू प्रिंट होगी 1, और कहां तक चलेगा तो 5 तक चलेगा। हर बार कितने से बढ़ेगा तो 1 से बढ़ेगा। बंद कब होगा तो 6 पे बंद होगा। बंद होने के बाद क्या होगा तो स्टॉप आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्रिंट कर रहा है 1 से लेके 5 तक। एक बार फिर से, पहली स्टेप स्टार्ट, शुरू किया। दूसरी स्टेप i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, यानी 1 से प्रिंटिंग शुरू होगा। तीसरा कंडीशन है i लेस देन और इक्वल टू 5 तक चलते रहेगा, 6 के वक्त फॉल्स होके स्टॉप हो जाएगा। डिस्प्ले के लिए पैरेललोग्राम, सबसे पहले i की वैल्यू डिस्प्ले होती 1, फिर i प्लस 1 के बाद 2, फिर i प्लस 1 के बाद 3, 4, 5 तक डिस्प्ले होगी, फॉल्स होने के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो डिस्प्ले 1 2 3 4 5 तक होगा, हर बार वैल्यू 1 से बढ़ेगी। जैसे ही ये 6 हो जाएगा कंडीशन फॉल्स होके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट इज, अब मुझे सम करना है 1 से लेके 10 तक। तो पहली स्टेप स्टार्ट। दूसरी स्टेप i की वैल्यू 1 से शुरू करिए, और आपको मैंने बार बार बताया है सम कहां से शुरू होना चाहिए हमेशा, 0 से, और मल्टीप्लीकेशन 1 से। तो वन। आई 1 से क्यों, आप बोलोगे आई क्यों 0 से नहीं किया, आई क्यों 1 से किया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मुझे सम करना है 1 से लेके 10 तक, तो मैं 1 से ही शुरू करूंगा ना। लेकिन जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है सम, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 चाहिए। आउटपुट वेरिएबल जो होता है सम, उसकी इनिशियल वैल्यू शुड बी 0। ठीक है, नाउ ये चलता कब तक रहेगा तो 10 तक। 10 तक ये ट्रू रहेगा। अच्छा, ये बंद यानी फॉल्स कब हो जाएगा 11। 11 पे ये बंद यानी फॉल्स हो जाएगा, तब उसके आगे ये चलेगा नहीं, वहां पे इसको बंद माना जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले i की वैल्यू रहेगी 1, वो सब में ऐड होगी। 1 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 2, वो भी सब में ऐड होगी। 1 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 3, वो भी सब में ऐड होगी। 1 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 4, वो भी सब में ऐड होगी। और 1 से बढ़ने के बाद हो जाएगी 5, वो भी सब में ऐड होगी। ऐसा वो चलेगा, 10 तक वैल्यू बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई i की वैल्यू सब में ऐड होगी। जब 11 होगा तब कंडीशन फॉल्स होगी। आप बाहर आइए, डिस्प्ले करिए, स्टॉप करिए। तो पहली स्टेप स्टार्ट, पहली स्टेप स्टार्ट। दूसरी स्टेप i 1 से शुरू करिए, क्योंकि मुझे 1 to 10 का सम करना है, और सम की इनिशियल वैल्यू 0 रखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई रहा तो इनिशियल वैल्यू 1, अगला प्रोग्राम मल्टीप्लाई का है, उसमें हम इनिशियल वैल्यू 0 की जगह 1 रखेंगे। चलता कब तक रहेगा तो 10 तक। अगर एग्जाम में आया कि n तक चलाइए तो 10 के जगह n ले लीजिए। फिर i की वैल्यू कहां से कहा जा रही तो 1 to 10, और 1 to 10 जाने के लिए वो बढ़ेंगे कैसी, तो i इक्वल टू आई प्लस 1 के कारण वो बढ़ रही है एक 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 से। अच्छा चलो, बढ़ रही तो क्या होगा, वो बढ़ते हुए सब में ऐड होती जा रही, 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, ऐसा। फिर एक समय ऐसा आएगा कंडीशन होगी फॉल्स, और आप सम को डिस्प्ले करके स्टॉप कर दोगे। ठीक है, ये उसका एल्गोरिथम भी देख लीजिए। स्टार्ट करिए, i इक्वल टू 1 लिखिए, सम इक्वल टू 0 लिखिए, व्हाइल लूप से 10 तक रिपीट करिए, 11 पे बंद करिए, i की वैल्यू सम में ऐड करिए, हर बार i 1 से बढ़ाइए, सम को डिस्प्ले करिए, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है,
चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। पहली स्टेप है स्टार्ट, जो इलिप्स में लिखी जाएगी। दूसरी स्टेप है आई की वैल्यू 1 से शुरू करिए, और फैक्ट जो मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट होता है उसको भी 1 पे ही रखिए। ठीक है, सम रहा तो इनिशियल वैल्यू 0, लेकिन फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन होता है तो इनिशियल वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट हम 10 तक जाने वाले थे, यहाँ दिए गए नंबर तक जाने वाले, तो पहले वो नंबर इनपुट लीजिए। वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो नंबर को आपको इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर को इनपुट लीजिए, और ये आई जो है वो नंबर तक चलाइए। आई शुरू कहाँ से हुआ, 1 से। मान के चलिए नंबर लिया आपने 7, तो आई चलेगा कहाँ तक, 7 तक। और वो आई की वैल्यू जो 1 to 7 तक जाएगी वो फैक्ट में मल्टीप्लाई करते रहिए। वो वैल्यू फैक्ट में आप मल्टीप्लाई करते रहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद उसको डिस्प्ले कर दीजिए इधर। तो पहला काम है कि आई को 1 से शुरू करिए, और फैक्ट में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है तो वो भी 1 पे रखिए। फिर नंबर की वैल्यू ऑफ इनपुट लीजिए। जब तक वो, जैसे इनपुट आपने 7 लिया तो लूप 1 से शुरू होगा और 7 तक चलते रहेगा, 7 तक चलते रहेगा। और वो 1 से लेके 7 तक जो आई की वैल्यू जा रही है वो मल्टीप्लाई होते रहेगी फैक्ट के साथ। हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। जब ये 7 की जगह ये 8 हो जाएगा, यानी ये लिमिट को क्रॉस करेगा, तो फॉल्स हो जाएगा, हम रुकेंगे। तब आपको फैक्टोरियल का आंसर डिस्प्ले करना है। तब आपको फैक्टोरियल का आंसर डिस्प्ले करना है। एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। ये कुछ होमवर्क है, तो ये होमवर्क आपको पढ़ के करना है, और ये क्वेश्चन बैंक में दिए हुए क्वेश्चंस भी पढ़ना है। Homework and question bank question is your responsibility. Now reconnect for unit number 1 revision. Here, sorry, unit number 2 revision. Here unit number 1 revision is completed. Reconnect please.